अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन पार्टीज़ ने एक कौमी कॉन्फ्रेंस करने के लिए 2 दिनों से तगोदो की। आज किसी तरीके से वो हो गई, लेकिन जहाँ जाते थे वो आमतौर पर वहाँ से उन्हें उस प्रेमिसेस से ही जवाब मिल जाता था कि आप यहाँ नहीं कर सकते। फिर फाइनली जहाँ कल पहुँचे, आज जब वो कॉन्फ्रेंस के लिए गए तो वहाँ आगे पुलिस खड़ी थी, ताले लगे हुए थे, दीवारें फलांकर और गेट फलांकर अंदर जाकर उन्होंने कुंडियाँ ताले खोले और फिर अंदर जाकर अपनी तकरीरें वीरें की और जो भी गुफ्तगू करनी थी वो की। तो ये एक अजीबोगरीब सा मामला नज़र आता है कि आपके पोलिटिकल लीडर्स किसी जमात के सरबराह एक जगह पर जाएं जहां उन्होंने कॉन्फ्रेंस करनी और वहां सिक्योरिटी डिप्लॉय हो, ताला लगाओ और बताया जाए कि आपको यहाँ इजाज़त नहीं है। आमतौर पर किसी पोलिटिकल गवर्नमेंट के होते हुए इस तरह की चीज़ें देखने की उम्मीद तो ना होने के बराबर होती है। मिलिट्री टेक ओवर्स हो गए हो, मार्शल्लाई दौर हो, तो उसमें ये चीज़ें आमतौर पर होता है कि आप समझते हैं कि हो जाएंगी, फ़ैसला कहीं और से होना है। ना वो जमहूरी लोग हैं, ना जमहूरी तरीके से किसी को जवाब दें, तो ऐसे काम कर सकते हैं। तो लेकिन एक पोलिटिकल गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उसके होते हुए ऐसी चीज़ें नापसंदीदगी से देखी जाती हैं, जमहूरी रवायात से मुनाफी हैं। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर और कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी। आपको खुशामदीद कहता हूँ अब्बासी साहब। आज क्या हुआ, दीवारें फलांग रहे थे आपके लोग? कुछ तो वजाहत तो करें कि मामला क्या था, अंदर कोई सिक्योरिटी के इशूज़? नहीं, ये जैसे आपने कहा, हमने 3 मुख्तलिफ जगह पे हमने उनसे मायदा किया, होटलों से और मार्की से, और आखिरी वक्त मुकर गए कि यहाँ बड़ा दबाव है, इंतज़ामिया आई है और मुख्तलिफ हीले बहाने, कभी क्रिकेट टीम गुजर रही है, कभी सिक्योरिटी का इशू आ गया है। तो बहरहाल ये एक होटल है जो सुप्रीम कोर्ट की शायद मलकियत है या उनका ताल्लुक है, लॉयर्स वहाँ रहते हैं, लेजेंड होटल इसका नाम है। तो उन्होंने जगह दे दी। तो वहाँ पर भी पहले दिन भी जब हम गए, यानी कल, तो काफ़ी वहाँ दबाव था होटल पर कि जी अब ना करने दें, ये है वो है। मजिस्ट्रेट भी आ गया। अब हमने कहा भाई बंद कमरा है, बात कर रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस है। और उस दिन तो मीडिया, पहले दिन तो मीडिया था और दानिश्वर थे और वकला थे। तो बहरहाल उस सिलसिले हमने भी की कॉन्फ्रेंस की कल। आज सुबह 10 बजे शुरू होना था, मैं तकरीबन पौने 10 बजे पहुंचा हूँ। तो वहाँ पूरी एफसी की एक कतार खड़ी हुई थी डंडे वंडे लेकर। तो उनसे काफ़ी हंसी मजाक में काफ़ी बातें हुई। मैंने कहा यार थोड़ा मारना है। वो बेचारे बड़े शरीफ से बच्चे थे और वो बड़े पशेमान से बैठ। जो फोर्स डिप्लॉयड है उनका बेचारों का कोई कसूर नहीं, जिसने हुक्म दिया है वो तो आप उनसे पूछें जिन्होंने हुक्म दिया। नहीं, मेरे से वैसे मजाक में मैं कहा थोड़ा काम हल्का रखना, हल्का मारना, जोर से नहीं मारना। मारना तो हमने है ही है। तो बहरहाल ये देखिए, हमने इस पार्टी का ज़माना भी देखा, मुशर्रफ साहब का ज़माना भी देखा, फिर पीटीआई का ज़माना भी देखा। इस किस्म की हरकत कभी नहीं देखी कि भाई एक बंद कमरे में कोई इंतशार नहीं है, एक वक्त में 30-40 लोग हैं वहाँ पर। वो कुंडियाँ ताले खुले कैसे? वो बहरहाल एक दरवाज़ा था, तो वो कुछ नौजवान थे, उन्होंने हिम्मत की, ऊपर से चढ़कर उन्होंने पीछे से खोल दिया। तो वहाँ किसी वजह से फिर वो एफसी आई नहीं, मारने नहीं आया आपको, उस साइड गेट पे नहीं आई। अंदर फिर एक जो हॉल के सामने एक आदमी खड़ा था, उस इंटेलिजेंस एजेंसी का था, वो सिविल कपड़े में था और बड़े वो जोम में खड़ा था। पर हमने कहा ठीक है यार, आपसे हम पंगा नहीं लेते। हमने रिसेप्शन में, होटल के रिसेप्शन में फिर सारी कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, तो वो आपको हॉल नहीं मिला, आप फिर रिसेप्शन के सामने खड़े हो? क्या रिसेप्शन जो थी वो काफ़ी बड़ी थी, सोफे वगैरह लगे थे, सोफे पे बैठ गए, टीवी कैमरे भी आ गए। तो तकरीबन 6 घंटे, यानी मेरे ख्याल 11 बजे हम अंदर गए और कोई 3:30-4 बजे ख़त्म हुआ है। जब वैसे तो अपोजिशन तमाम जमातों का एक जगह पे बैठ जाना, वो पहली तो आप कह लीजिए कि आपकी एक कामयाबी के तौर पर बता सकते हैं कि ऑल अपोजिशन पार्टीज़ एक ही छत के नीचे आ गई। तो लेकिन आप उसमें से अगर मैं पूछूं कि टेक अवेज क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे कि सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? टेक अवेज ये है कि जो इलामिया है, अगर आप वो देख लें, वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। यानी वो आइन की बात भी करता है, वो हुकूमत की नाकामी की बात भी करता है, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है कि जहाँ पर अपोजिशन ये चाहती है कि एक नए इलेक्शन हो, वही हल है मुल्क के मामलात का, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। उसके साथ ही ये भी है कि आप एक कौमी डायलॉग के ज़रिए, जो कौमी क़यादत है, वो कौमी एक डायलॉग के ज़रिए इस मसले को हल करने की कोशिश करें कि मुल्क के आगे बढ़ाने की। स्टार्ट यहाँ से होते हैं कि नए इलेक्शंस होने चाहिए, ज़ाहिर फौरी तौर पर तो ऐसा कोई इम्कान नहीं जी। फिर आप कहते हैं मुतनाज़ा इंतखाबी नताइज के ज़रिए जो हुकूमत बनी है, तमाम मसाइल की वो जड़ है, तो वो हुकूमत उसको भी नहीं मानेगी। तो ये 2 बड़ी चीज़ें तो आपकी नॉन स्टार्टर हो जाएंगी। हो गई, लेकिन जब आपने ये उसमें गुंजाइश रख दी कि एक डायलॉग हो सकता है, ये सबसे बड़ी बात है उसके अंदर।
तो डायलॉग के लिए इनिशिएटिव कौन लेगा? अपोजिशन ने अपनी बात सामने रख दी है, अब हुकूमत जो है वो बात करे इस पर कि क्या डायलॉग होगा, कैसे होगा। ये उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी समझ लें, जो भी समझ लें, उसके अंदर मौजूद है। जो आमतौर पर डायलॉग के लिए ना माजी में हम देखते थे, वो PNA की तहरीक या दूसरे अदवार में चले जाए तो एक नवाबजादा नसरुल्लाह बड़ी सेंट्रल फिगर में नज़र आते थे। वो वाला करैक्टर, वो वाला एक बुज़ुर्गों वाला सियासतदान, वो रोल कोई नहीं। आप बुज़ुर्ग सियासतदान बन सकते हैं तो आप बन जाएँ, लीड करें, हुकूमत और अपोजिशन को जोड़ें आपस में और बैठ जाएँ किसी जगह पर। वो जो भी अपने इनिशिएटिव जैसे भी उसको करना है वो करें। सियासत तो रही नहीं है, वैसे आपस की बात है। नसरुल्लाह साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत थे, तो उनकी अशर शीर भी कोई आपको मिलेगा नहीं पूरी मुल्क की सियासत में। ये बदनसीबी है हमारी कि मुल्क में सियासतदान ही ख़त्म हो गए, जो उसूल की बात कर सकें, जो अपनी बात पर ठहर सकें, वो लोग नहीं हैं अब। तो अब आपने जो कुछ है उसके अंदर ही काम करना है। मुझे मुश्किल, हालात बड़े मुश्किल नज़र आते हैं, बहुत मुश्किल। हालात की मुश्किल में सर आप लोगों का, सारों का, तमाम पोलिटिकल लीडरशिप का कसूरवार नहीं है। आप लोग हैं बिल्कुल हैं। एक दफ़ा बारी लेके तो दूसरी को अंदर करके तो आप खुशी में होते हैं कि अब हम हुकूमत में आ गए, दूसरे को जेल में डाल के बड़ा मज़ा ले रहे हैं, फिर वो आता है तो वो उनको जेल में डालता है। और ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। 90 से शुरू कर लें और अभी तक आते आते 35 सालों में हमने सारा कुछ गवा लिया, लेकिन इससे सीखा कुछ नहीं है। और वही हरकतें करते हैं जो दूसरा कर रहा होता है अपने इक़्तिदार के अंदर। बिल्कुल। मैंने आज भी कहा, मैं शहबाज साहब भूल गए कि हम इसी तरह खड़े होते थे सड़कों पर और शहबाज साहब मर थे, मतलब एक वक्त दरवाजे बंद होते थे, पुलिस खड़ी होती थी और इस किस्म की बातें होती थी। और आज वो इक़्तिदार में है और वो उनकी हुकूमत वही हरकतें कर रही है जो माजी में इमरान खान साहब करते थे। एक स्टेज ऐसी थी कि जब नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद, ये सारे लोग जेलों में थे जी। और फिर शहबाज शरीफ उनमें से या मरियम पंजाब में आप लोगों की हुकूमत बने और आप वही कुछ उनके साथ कर रहे हो जी, जो आज की अपोजिशन है। तो देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दिस। उससे भी बदतर यानी आज चंद सियासी लोग हैं, वो कोई बड़ा इज्तिमा नहीं था, मतलब 30-40 लोग थे वहाँ पर। FC डिप्लॉयड थी वहाँ पर, पीछे रेंजर भी खड़े थे, इस्लामाबाद पुलिस भी खड़ी थी कि पता नहीं कोई दहशतगर्द आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इसी अरसे में 35 सालों का मैं कंपैरिजन अक्सर का मैं देखता हूँ तो 1990 में जो भारतीय रुपया था ना हमारे मुकाबले में कमज़ोर था। उनके हमारे 92 पैसे या 90 पैसे में उनका 1 रुपया मिला करता था पान मार्केट लाहौर से। उसको ख़रीदता कोई नहीं था। ये कोई कारोबारी लोग अगर कोई जा रहा हो ना तो वो ख़रीदने जाते थे, पान मार्केट से मिलता था। बेवकूफ़ी होती थी इंडियन रुपए की। जी, जो अजमेर शरीफ लोग जाते थे से जाके, जी, तो वहाँ से जाके लेना पड़ता था जी। अब हमारे कोई 3.5 रुपये का मेरा ख्याल है वो 1 रुपया मिलता है उनका। यही तो पता करें ना कैसे हुआ। 1/4 रह गए हैं साइज में, बजाय कि हम 4 गुना होते हैं हम 1/4 रह गए, बजाय 4 गुना बढ़ते हम नीचे को। हमारी पर कैपिटा उनसे डबल थी, आज हमारी पर कैपिटा उनसे आधी है। ये कैसे हुआ है, इसका असल ये पता करें ना। तो ये यहाँ कमीशन बनाता है, हर आदमी जरा कमीशन बनाए कि हुआ क्या है और आप आज क्या इक़दाम कर रहे हैं कि हालात दुरुस्त हों। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें सारों ने इसको तोड़ने में, इसको कमज़ोर करने में हिस्सा डाला। सबकी जिम्मेदारी है। इसमें सियासतदान है, फौज है, इसमें जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेस कम्युनिटी है, कोई भी इससे बाहर नहीं है, कोई भी इससे मुस्तस्ना नहीं। लेकिन बाहर निकलने के लिए दोबारा इस चीज़ का इदराक करना पड़ेगा, अपनी माजी की कोताहियों को मान के आइंदा के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। वो हम करने पर तैयार नहीं। बिल्कुल तैयार नहीं है। तो बल्कि उन गलतियों को दोहराना चाहते हैं और ज़्यादा शिद्दत से दोहराना चाहते हैं। अगर इमरान खान जेल में डालता था तो ये मारते भी हैं और जेल में भी डालते हैं, घर भी तोड़ते हैं। यहाँ तो एक अजीब तमाशा बन गया मुल्क के अंदर। अब मैं सोच रहा हूँ अगली दफ़ा क्या होगा, जो अगला आएगा वो क्या करेगा। हरकतें इमरान खान की हुकूमत में राना सनाउल्लाह पे 15 किलो हीरोइन डाल। जी बिल्कुल। ये हनीफ अब्बासी को इलेक्शन की रात में उसके ऊपर वो एफिडेविट का केस डाल के उसको उठा लिया। मतलब ये सजाए मौत की सारी वो इल्ज़ाम है जिन पे सारे उठाए गए थे बंदे। बिल्कुल। तो जितने अपोजिशन के लीडर्स थे, नवाज शरीफ, मरियम, शाहिद खाकान, ख्वाजा साद, मतलब जो नेम एनिवन, आसिफ जरदारी, उनकी बहन फरियाल तारपुर, सारे जेलों में। नहीं, पूरी पार्लियामेंट कौमी असम्बली की फ्रंट लाइन जो थी सब पे मुकदमे, सब जेल में, उल्टे सीधे मुकदमे, झूठे मुकदमे। और वज़ीर-ए-आज़म खुद क्रेडिट लेता था, क्लेम करता था मैंने आज ये विकेट गिरा दी, आज इसको अंदर कर दिया, आज ये कर दिया। अल्लाह करे कुछ हमें समझ आ जाए हम कर क्या रहे हैं। लेकिन क्या आप में से कोई जाके इमरान खान को इंगेज करेगा? पहली बात यह है कि इमरान खान को समझाया जाए कि जमहूरी कदरें हैं क्या, उनको इंगेज करें, तो फिर आप बाकियों को लेकर आगे चलेंगे ना। देखिए, इंगेजमेंट एक तरफा नहीं होती। मैं क्या इंगेज करूँगा, लेकिन अगर वो समझते हैं कि वो इंगेजमेंट चाहते हैं तो फिर इंगेजमेंट हो सकती है।
तो ये इनिशिएटिव में पीटीआई तो शामिल है लेकिन इमरान खान शामिल नहीं है। नहीं, उनकी मर्जी के बगैर तो ये नहीं हो सकता ना। पीटीआई तो एक जमात है, इमरान खान है और वोटर है, सपोर्टर है, जो भी है, उसको आप समझें वर्कर है। बीच में कुछ इतनी वो नहीं है। इमरान की पार्टी में पीटीआई में सेकंड टियर या थर्ड टियर नाम नहीं है, सिर्फ एक ही बंदे का नाम है जिसका नाम इमरान खान है, जिसके पीछे पूरे वोटर है पूरे पाकिस्तान का। वो लोग हैं लेकिन उनकी कोई हैसियत जमात के तौर पर। लेकिन इमरान को इंगेज करे बगैर आपको आइंदा के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। अगर वो सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी है तो उस पॉपुलर पार्टी का जो लीडर है, जिसके कहे पे सारा उसका वोटर चलता है, उसको आपको इंगेज करना पड़ेगा। कुछ जमहूरी उसूल ज़ाब्ते तय करने पड़ेंगे कि ये तरीकाकार है। बिल्कुल ठीक। सीओडी आपने किया था ना जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। तो नवाज शरीफ और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे बेनज़ीर भुट्टो, जो आपस में एक दूसरे पे मुकदमात डाल के जेलों में डालते थे, उन्होंने आपस में सीओडी किया ना। बिल्कुल। तो अभी इमरान खान को भी आप सारे लोगों से, इवन सिर्फ अपोजिशन से भी करे तब भी एक सीओडी करना पड़ेगा। जी सही बात है। तो उसमें से इंगेज कौन करेगा? वो एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक रवैया है, उसको बदलना पड़ेगा। और इमरान का वो रवैया अभी भी कंटिन्यू करता है ना। एक वो पार्टी जाती है 3 बंदों की उसकी मुलाकात के लिए, अगले दिन कह देते हैं आज से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, वो टूट जाता है, सारा कुछ रुक जाता है। जी सही बात है। तो इमरान को कौन इंगेज करेगा? ये एंगेजमेंट देखें, एंगेजमेंट यहाँ से तो नहीं हो सकती। एंगेजमेंट तो अगर वो चाहेंगे तो होगी, क्योंकि वैसे भी मुलाकात में तो पाबंदी है ना, हुकूमत भी इजाज़त उसमें देगी तो मामला आगे चलेगा। लेकिन आप जब तक उसको इस तरह कोई सीओडी नहीं करेंगे इमरान के साथ, मैं सीओडी जस्ट एक नाम के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, देयर हैज़ टू बी ए ब्रॉडर पोलिटिकल एग्रीमेंट। जी बिल्कुल, जिसकी नॉर्म सिमिलर हो, हमारे जमहूरी जो इक़दार है उससे मुताबिकत रखती हूँ कि आइंदा से वे फॉरवर्ड क्या होगा जी। तो उसके ऊपर आप अंडरस्टैंडिंग करें, 10-20 नुकात के ऊपर फिर मामला आगे जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। वो आप जाएं, मौलाना फजलुर रहमान जाएं या कोई और पार्टी जाए, अचकज़ई जाए, लेकिन समबॉडी हैज़ टू गो देयर एंड टॉक टू हिम, फिर ये मामला आगे चलेगा। वैसे नहीं, ये सही बात है, सही बात है। आज ज़रूरत भी यही है कि इस मुल्क में कुछ रिकन्सिलिएशन हो, सियासत में कुछ आपस में ये बातें ख़त्म हो, और हम तो उसको हर रोज़ इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से भी जो रवैया है वो बहुत ही बड़ा, मैं इसे बुज़दिलाना कहूँगा, उसको एक बड़ा गैर जमहूरी रवैया कहूँगा जो हुकूमत ने रवैया रखा हुआ है। एंड क्या होगा इसका? कितनी देर ऐसे चलाएंगे? कुछ चीज़ें होती हैं ना सस्टेनेबल होती हैं, ये वाली इन्वायरमेंट सस्टेनेबल नहीं है। नदीम साहब ये नहीं चल सकता, ये कोई तरीका नहीं है, ये बहुत खाम ख्याली है कि चलेगा, ये नहीं चल सकता, मुमकिन नहीं है। कुछ कुदरत के मामलात होते हैं, ये उससे मुतसादिम है ये सारा मामला। जो कुदरत के बनाए हुए कानून है उससे भी मुतसादिम, उनसे मुतसादिम है। कुदरत के कानून से मुतसादिम मामला नहीं चलता। तो बहुत से तजर्बे माजी में हुए। अंजाम क्या होगा? अंजाम तो मुल्क की खराबी ही पैदा होगी। मुल्क के अंदर खराबी तो है, अभी देखें ना, अफरा तफरी वाली जो कैफियत आपको बलूचिस्तान में, केपी में नज़र आती है। हर जगह बलूचिस्तान देख लें, केपी देख लें, आप पंजाब देख लें, सिंध देख लें, हर जगह लोग, पूरा पाकिस्तान परेशान है, हर हवाले से परेशान है। ना हुकूमत नामी कोई चीज़ रही है, करप्शन आसमान को छू रही है, कोई कानून है नहीं मुल्क के अंदर, जो मर्जी आप करें। यकीन करें जितनी लॉलेसनेस आज मुल्क के अंदर है, तारीफ में कभी नहीं हुई। आपने करप्शन का तज़किरा किया, कोई मेगा करप्शन के स्कैंडल अभी मैंने रिसेंटली नहीं सुने हैं ऐसे कोई स्कैंडल आपकी नज़र में? सर अब हर चीज़ ही मेगा करप्शन है, आप पता कर लें। मैंने आपके प्रोग्राम में बड़े लोग नाराज़ हुए, मैंने कहा जी एक काम हुआ है इस हुकूमत में कि सिफारिश ख़त्म हो गई है। अब आप MNA हो, MPA हो, वज़ीर हो, कोई सिफारिश नहीं चलती, सिर्फ पैसा चलता है, सिर्फ पैसा चलता है। ये आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। आजकल आप बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं, आपने चीफ जस्टिस के लिए स्टेटमेंट दे दी थी, उसके ऊपर कंडेमनेशन के बयान आए हैं आपने, अब आप हुकूमत को कह रहे हैं कि सारे करप्ट हो गए। नहीं, हुकूमत नहीं, हुकूमत बेचारों की उनकी सुनता ही कोई नहीं है। तो आज पैसा दें, अपना काम करवा लें। निज़ाम तो करप्ट से करप्तार हो गया, इसमें कोई शुबा नहीं है। मेगा करप्शन का स्कैंडल कब पाकिस्तान में पकड़ा गया? हम बातें ही करते हैं ना, सब झूठ होता है। ये जो स्कैंडल बनाए जाते हैं सब किसी मामले को, किसी को छुपाने के लिए, किसी मुजरिम को छुपाने के लिए या दबाने के लिए मामला होता है। मेगा करप्शन आप पकड़ नहीं सकते, जब लेने वाला भी खुश है, देने वाला भी खुश है। करप्शन बेइंतहा है, करप्शन बढ़ती जा रही है मुल्क के अंदर। अच्छा, इस सबसे बड़ी इस खराबी इस जो निज़ाम की है कि हम एक वो ब्रीथिंग स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कुछ हल्के टूटे फूटे हमारे सांस इकॉनमी के चलते रहे, लेकिन आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर आता है तो वो नेगेटिव में है। आपकी ये नेगेटिव भी पिछले सालों से गिरने के बावजूद भी दोबारा नेगेटिव में। फर्स्ट क्वार्टर की ग्रोथ का नंबर आता है तो लेस देन 1% है। तो मालूम नहीं है कि हम इकनॉमिक रिवाइवल किस चीज़ को कहते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें को एड्रेस करने की ज़रूरत है। कोई रिवाइवल नहीं है जहाँ इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही, जहाँ इम्पोर्ट सप्रेशन है, जहाँ पर
जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे, जहाँ पर कारोबार बढ़ नहीं रहा, फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, फ्लाइट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है। 2.5-3% आपकी आबादी बढ़ती है और उससे कम आपकी जीडीपी बढ़ती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो पहले सुपर स्काई हाई हो जाती है ना, वो तो हाल ही कोई नहीं है उस चीज़ को एड्रेस करने का। बहुत बहुत मैसिव मसाइल हैं आपके, और आप कोई रिफॉर्म नहीं कर रहे, आपकी कोई सोच नहीं है जो अवाम के सामने रख सकें। कुछ नहीं आज हुकूमत के पास देने के लिए, यकीन करें कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई सलाहियत नहीं। आप सुजेस्ट क्या करते हैं? आज अपोजिशन पार्टीज़ ने वो इलेक्शन वैक्शन के मुतालबात कर दिए, बड़े मुतालबात हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं आपका हो सकता, लेकिन आपको एक रोड मैप भी तो देना चाहिए था कि ये काम करें तो हालात दुरुस्त हो सकते हैं। डायलॉग के अलावा क्या चीज़ें ऐसी हैं जो करने की ज़रूरत है इस वक्त? डायलॉग होना चाहिए, आई सपोर्ट दैट, लेकिन उसके अलावा क्या चीज़ें? डायलॉग, एक मीनिंगफुल डायलॉग के बगैर आपका मुल्क नहीं चलेगा, और सबको कुछ उसमें छोड़ना पड़ेगा। एक के पास पॉपुलैरिटी है, एक के पास हुकूमत है, दोनों को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, वरना मुल्क नहीं चलेगा। ये आपके इन जो स्टैंड आपने लिए हो ना कि मेरे पास पॉपुलैरिटी है तो मैं नहीं सुनूंगा, और वो कहते हैं हमारे पास हुकूमत है तो हम नहीं सुनेंगे, ये मामला नहीं चल सकता। हुकूमत अपने फैसले में आज़ाद है? मेरा तो नहीं ख्याल। वो ये समझते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है हुकूमत भी ये भी नहीं समझते, वो ठीक है। क्योंकि जो टॉक्स वाला प्रोसेस था पीटीआई से, इसकी फैसला साजी का इख्तियार उनके पास शायद ना स्टार्ट करते हुए था ना दरमियान में था, और इमरान खान ने जो कुछ किया ये इसीलिए मैंने आपको कहा कि उसके साथ आपको इंगेज करके पहले उससे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के ऊपर एक रोड मैप तय करना चाहिए कि असूल ज़ाबित हैं क्या। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हुकूमत का मसला देखिए मैंडेट का है, जब आपका मैंडेट नहीं होगा ना फिर अब नहीं चल सकते। ये इमरान खान साहब को भी यही मसला था जब हुकूमत में आए थे, उनकी हुकूमत ना चलना बुनियादी तौर पर यही बात थी। देखें ना, वो सेम पेज से हुकूमत चला रहे थे, ये हाइब्रिड प्लस से हुकूमत चला रहे हैं, दोनों में कोई नहीं था। पेज ही है ना। हाँ, सेम पेज ही है, नाम बदल गया, हाइब्रिड प्लस हो गया। ये पेज दोनों साइड पे सेम है। इमरान खान का भी दोनों साइड पे ही सेम था। तो वो जिस तरीके से उस वक्त चलाई जा रही थी, अभी उससे बढ़ के उसी तरीके से चलाई जा रही है। ये नहीं चलता, पता नहीं कब हमें एहसास होगा, जब पानी सर से गुजर जाता है फिर कहते हो ये तो बड़ा मामला गलत हो गया। तजवीज़ क्या करते हैं आप? तो तजवीज़ मैंने कहा कि एक डायलॉग की ज़रूरत है, जिसकी निशानदेही आज इलामी में भी हुई है। आप सबको बैठ कर इस मामले को, सर उसके लिए इनिशिएटिव ले लें, आप ले लें, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा किसी को इख्तलाफ नहीं है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, आप दावत दें सारों को। जिसके पास इख्तियार होता है इनिशिएटिव वहीं से आता है, दूसरा उसको हाँ या ना जवाब वो दे सकता है। जो दबा हुआ हो, जो अपोजिशन में हो, जो मुश्किल में हो, उसके लिए मज़ीद कमज़ोरी तस्वर की जाती है अगर वो कोई कहे कि आए मुझसे बात करें। आज मुल्क की बात करें कि मुल्क मुश्किल में है, इसके लोग अवाम तकलीफ़ में, बैठे एक टेबल पर बैठे बात करें। बातचीत के अलावा देखिए, बातचीत पूरी दुनिया में आखिर टेबल पे जाना पड़ता है। आप कितना देर इंतज़ार करेंगे, आपके पास स्पेस नहीं है। लेकिन शायद साहब जो बातें आप सारी कह रहे हैं, बहुत सारी बातें इसमें से सही हैं, लेकिन ना आप हुकूमत से बातचीत करने पे तैयार हैं, ना आप इमरान खान से बात करने के लिए पिंडी जाने को तैयार हैं, तो इस तरह तो काम नहीं आगे चलेगा। सर मैं जाके दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता। हुकूमत को जब एहसास हो, इमरान खान साहब को एहसास हो कि हमें ज़रूरत है, हमने ये करना है, वो हुक्म फरमाए, मैं हाजिर हूँ। मेरा तो इसमें कोई किसी से ना अगर आपको किसी से, अगर आपको वज़ीर आज़म दावत दें तो उनसे मिलने जाएंगे? जी बिल्कुल चले जाऊँगा। अगर इमरान मकसद के लिए, अगर इमरान खान आपको मुलाकात के लिए बुलाएं तो आप पटियाला जाएंगे? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और अगर नवाज शरीफ आपको बुलाएं कि आए अच्छी अच्छी बातें करें, आए मेरे साथ बैठे? नवाज शरीफ साहब तो वैसे भी बुलाएं तो मैं तैयार हूँ। उनसे मेरा एक ज़ाती ताल्लुक़ है, उनकी अब सियासत से मैं इतफाक़ नहीं करता, लेकिन ज़ाती ताल्लुक़ है, तो उसके लिए मैं, तो मेरे ख्याल है बुरा आइडिया नहीं होगा कि पहले नवाज शरीफ से ये जो सारी बातें हमने प्रोग्राम में की हैं, एक दफ़ा जाके मुलाकात करके उनसे डिस्कस करें। ये मुलाकात, ये हमेशा मेरा उनसे यही तरीका रहा है कि अगर वो याद करेंगे तो मैं हाजिर हूँ। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, हम खबर करेंगे उसके बाद हम ब्रेकिंग न्यूज़ लाएंगे समा के ऊपर। मुझे ऐसे पता था कि आप कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ को जरूर नजर लाएंगे। नहीं, शहबाज साहब को नहीं लाया, नवाज शरीफ साहब, उनके बड़े भाई को लाए। नहीं आप लाए अभी? नहीं, कब? मैंने तो कहा आपको बुलाएंगे मुलाकात के लिए, आज तो मैंने अच्छे चले जाएंगे। ये एक बड़ा, आज तो मैंने उनका अच्छे तरीके से तज़किरा किया है, उनका कोई और तरीके से तज़किरा नहीं किया। वो शबाना रोज़ जो मेहनत करते हैं उसका मैंने तज़किरा नहीं किया अभी। नहीं, अब उनको नाम बदलना पड़ेगा, वो आप सोचिए। सर एक है वैसे, बहरहाल आजकल मैं वो देखता हूँ उनको, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, आज वो यूएई से, अबू धाबी से आए हुए थे, तो वो
बाज़ औक़ात वो उज़्बेक के साथ बैठे हुए इतनी तारीफ़ें कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि वो परेशान हो रहे हैं कि इतनी क्वालिटीज़ हैं मेरे में जो सारी शहबाज साहब ने गिनवाई है। काफ़ी ज़्यादा वो अच्छी उनकी तारीफ़ करके ना खूब शाबाश देते हैं उनको। नहीं, अच्छा है, जिसके पास जाए उसकी तारीफ करना ज़रूरी होता है। उन लोगों ने अपने मुल्क बना लिए, वो काबिल तारीफ हमारे से आगे निकल गए सारे। हमसे आगे निकल गए। शाहिद खान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो राना सनाउल्लाह खान हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह खान, वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर, हमारे साथ हैं। राना साहब, आज जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने तो नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया और इंतखाबी नताइज को तमाम मसाइल की बुनियाद करार दे दिया। आपका इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है? जी देखें, अपोजिशन बिल्कुल ये मुतालबा करने में हक बजानब है, क्योंकि हम भी जब अपोजिशन में थे तो हमारा भी मुतालबा जो है वो पहले दिन से यही था कि नए सिरे से जो है वो इंतखाबात जो है वो करवाए जाएं। तो 4 साल गुजर गए थे, उसके बाद फिर जाके कहीं जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उसके बाद फिर इलेक्शन तो बहरहाल वक्त पे ही हुए थे। तो अपोजिशन जो है वो इस किस्म के मुतालबे जो है वो हमेशा करती रहती है। तो इलेक्शन को भी कोई ये पहला इलेक्शन नहीं है जो अपोजिशन जिसको डिस्प्यूट कर रही है। जब हम अपोजिशन में थे तो हमने भी 2018 में होने वाले इलेक्शन को जो है वो मुतनाज़ा इलेक्शन कहा भी था और था भी ऐसा ही। तो ये तो हमारी सियासी हिस्ट्री है। राना साहब, फॉर्म 45 और 47 वाला मामला जो है ना काफ़ी टेढ़ा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर एहतजाज कर रही है। उसके ऊपर फाफिन और दूसरे पतन की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी निशानदेही करती हैं कि ये मामला थोड़ा है पेचीदा। नहीं देखें, ये कोई पहला इलेक्शन है। 2013 में वो जो था क्या अपना जो थे रिटर्निंग ऑफिसर्स ROs का, वो भी मामला बड़ा टेढ़ा था। वो भी जो है वो इसी तरह से आपके इल्म में है कि वो मामला कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँचा, फिर जो है वो लॉन्ग मार्च हुआ, धरना हुआ, 126 दिन धरना चलता रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने जो है वो उसकी इंक्वायरी की। इंक्वायरी में कुछ ना निकला, फिर उसके बाद वही सिलसिला जो है वो चलता रहा, फिर रैलीज, फिर जलसे, फिर जुलूस, और उसके बाद क्या RTS का मामला वो कम टेढ़ा था, वो भी बड़ा टेढ़ा था। हमारा क्लेम था कि 52 सीटें हमारी जो है वो छीन के इनको दे के तो इनकी जो है वो गवर्नमेंट बनाई गई है। मामला जो है इलेक्शन का जब भी हुआ है पाकिस्तान में टेढ़ा ही हुआ है। लेकिन इस टेढ़े को सीधा किसने करना है? पॉलिटिकल पार्टीज ने करना है, सियासतदानों ने करना है। बैठे ना, बैठ के तय करें। जब हमें ये जो है वो जेलों में ठोंस रहे थे, हमें विक्टिमाइज कर रहे थे, झूठे मुकदमे बना रहे थे, हमने तो उस वक्त नहीं कहा था कि जी हम आपके साथ नहीं बैठेंगे, हम ये पहले करें, वो पहले करें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। हमने उस वक्त भी इनको कहा था कि आएँ, मुल्क को ज़रूरत है चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, मुल्क को ज़रूरत है आएँ, इन इलेक्शन लॉज को जो है इनको बेहतर करें, और जो है वो हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। इन्होंने कहा कि नहीं। राना साहब, लेकिन आप सबको जेलों में डालने में सेम पेज की जो सियासत थी ना, उसका काफ़ी बड़ा अमल दखल था। वो सेम पेज उस वक्त आप लोगों को जेलों में डालता था, अभी आपका जो हाइब्रिड प्लस है वो इनको जेलों में डालता। बल हाइब्रिड जो है वो अब से है, कब से है, उस वक्त क्या था, उससे पहले क्या था, ये सारी चीज़ें जो हैं जब सियासतदान आपस में दस्तों गिरेबान रहेंगे, आपस में मामलात को बैठ के रिजॉल्व नहीं करेंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर डेडलॉक का शिकार रहेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, तो फिर मलिक साहब यही कुछ होगा। हल क्या है जी? वो तो आज उन्होंने अपने सियासी असीरान की रिहाई का भी मुतालबा किया है। तो सियासी असीरान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बड़ी तादाद में, जैसे आप लोग सियासी असीरान थे, इसी तरह आजकल वो भी सियासी असीरान है। लेकिन इन्होंने कभी हमें सियासी असीरान माना था? हमें कहते थे कि आप पूरी दुनिया में जो है वो मनशियात का नेटवर्क चला रहे हैं जी। ये तो हमें कहते थे कि जी आपके ऊपर आपको क्यों
सियासी तौर पे जो है वो माना जाए। आपके ऊपर तो करप्शन के इल्ज़ाम आता है, आप चोर, राना साहब जो कुछ आप पे बीती थी स्मगलर हैं, वो बेहतर नहीं था कि आप वो गलतियां ना दोहराएं, जिसके नतीजे में आज ये जेल में है, उससे पहले आप जेल में थे, कभी पीपल्स पार्टी जेल में होती थी। हम उससे आगे नहीं निकलेंगे, बारी इसी तरह जेलों की चलेगी। नहीं तो ये गलतियां यही दोहरा रहे हैं ना, उस वक्त भी गलती यही दोहरा रहे थे। सियासत जो है, डेमोक्रेसी जो है, प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व किस तरह से होते हैं? टेबल पे बैठ के होते हैं ना, थ्रू डायलॉग ही होते हैं, थ्रू मुज़ाकरात ही होते हैं ना। ये ना उस वक्त तैयार थे ना अब तैयार हैं। लेकिन अपोजिशन पार्टी सारी अगर इकट्ठी हो राना साहब तो आपके लिए दर्द-ए-सरी तो बनेगी। 24 नवंबर को ये जिस मकसद के लिए आए थे, जब ये उस मकसद से जो है वो पीछे हटेंगे नहीं, 9 मई को नाकाम हुए, 24 नवंबर को नाकाम हुए, अब फिर उसी तैयारी में है। तो हमने तो इनको हमेशा ये कहा है। अब आप मुझे बताएं कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपोजिशन के बेंचेस पे जाए, जाके उनका हाल अहवाल करे, उनको मिले और उसके बाद उनको ऑफ़र करे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि जी आए, बैठें, बात करते हैं, मामलात को रिजॉल्व करते हैं। और वो आगे से जो कहें वो आपने सुना होगा, आपके इल्म में होगा कि अपोजिशन लीडर ने आगे से क्या कहा था। राना साहब लेकिन सारी अपोजिशन पार्टियां अगर इकट्ठी होकर बैठ जाएं तो आप जो मर्जी कहें, लेकिन आपके लिए दर्द सर वाला मामला शुरू हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि ये उस तरफ चल पड़ी है सूरत हाल। मौलाना भी साथ बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान की पार्टियां भी साथ बैठी हुई हैं, बाकी भी अपोजिशन फोर्सेस साथ हैं। नहीं देखें, आप जो बात कह रहे हैं मैं आपकी बात को रद्द नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको उस जानब जो है वो मैं आपकी तवज्जो जो है वो मबजूल करवा रहा हूँ कि इस मसले का जो हल है, जो जिस तरीके पे चल के ये मामला जो है वो हल हो सकते हैं, ये पीपल्स पार्टी और PMLN ने भी कोई 8-10 साल यही रास्ता इख्तियार करके बिल आखिर जो है वो ये समझा और उसके बाद वो बैठे और चार्टर ऑफ इकॉनमी किया और उसके बाद को मामला जो है वो बेहतर होके चले। तो उसके बाद भाई साहब तशरीफ़ ले आए, अब फिर आगे इन्होंने काम शुरू कर दिया। अब ये जो 2011 से शुरू हुए हैं तो 2025 आ गया है, 14 साल इन्होंने इस काम के ऊपर लगा दिए हैं। अब इनको कब समझ आएगी ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैं तो इस बात की निशानदेही कर रहा हूँ और मैं कोई ये नहीं कह रहा कि इस तरीके से जो है वो मसला हल हो जाएगा। मैं तो उस तरीके की बात कर रहा हूँ कि जिससे मसला आज से 10 साल पहले भी हल हो सकता था, 20 साल पहले भी हो सकता था। राना साहब अगर ये ईद के बाद यही सियासी जमातें जो अपोजिशन वाली हैं ने नहीं किया, ये स्ट्रीट प्रोटेस्ट की तरफ आ जाती हैं, तो स्ट्रीट प्रोटेस्ट काफ़ी मुश्किलात का सबब बनेंगे आपके लिए। आपको संभलना, दोनों सूरत हाल में चैलेंजेस आएंगे सामने, निपट लेंगे उससे? जी वो चैलेंजेस तो फिर ये भी निपटते रहे हैं, हम भी निपटते रहे हैं इससे पहले, अब भी निपट लेंगे। ये तो फिर चैलेंज जो है वो चैलेंज 25 मई को भी था, उसके बाद 24 नवंबर को भी था। अगर इस किस्म के चैलेंजेस से जो है वो निपटने की हद तक की बात है तो वो तो फिर हर कोई निपटता रहा है। जब मौजूदा हुकूमत के सामने मामला आएगा तो ये भी जो है वो निपट लेगी सर। लेकिन 24 नवंबर को जिस तरीके से आपने निपटा था वो होगा। 24 नवंबर को जैसे आपने निपटा था उसका अंजाम 26 नवंबर हुआ था, और 26 नवंबर की कोई अच्छी मिसाल नहीं है जो कहा जाए कि हमारी सियासत में दोहराई जानी चाहिए, बचना चाहिए उससे। प्रोपेगेंडा है, मुकम्मल प्रोपेगेंडा नहीं है राना साहब। हमारा एक मौक़िफ़, हम सुन लें, हमारा एक मौक़िफ़ है और उनका एक मौक़िफ़ है। तो मेरा ख्याल है कि उनका मौक़िफ़ जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई और प्रोपेगेंडा है। तो इसलिए जो उन्होंने 26 नवंबर के हवाले से प्रोपेगेंडा किया है कि जी राना साहब, मुकम्मल प्रोपेगेंडा भी नहीं है और मुकम्मल वो भी सच नहीं है जो आप कहते हैं। फिर बात दोनों के दरमियान में है, सैकड़ों भी नहीं थे और वो भी नहीं है जो आप कहते थे कि कुछ भी नहीं है, दोनों के दरमियान की सूरत हाल है। तो बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल बात ठीक कर दी है। तो राना साहब, सियासत में तो ये एक भी ऐसा वाक़या हो जाए जिसमें एक शख्स की जान चली जाए तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, हाँ, जो है वो जो 6 लोग जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी उनकी भी जान का जाना जो है वो उतना ही बिल्कुल बजा के वो दर्दनाक है। और उनके भी सभी के बच्चे, उनकी फैमिलीज
जो है वो भी बेगुनाह थे, वो भी बेकसूर थे। तो बिल्कुल मैं इस बात से मुत्फिक हूँ कि एक भी जो है वो जान जो है वो इस तरह से जो है वो नाहक जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप लोगों को मुसल्ला करके लेके आए, इसी मकसद के लिए लेके आए, कफन सरों से बांध के आए, बंदूकें उठा के आए, घर वालों को कह के आए कि जी हमारे जनाजे पढ़ दीजिएगा, तो फिर उसके बाद अगर कोई सूरत हाल एमर्ज होती है तो फिर उसका कसूर किसको देंगे आप? सर आमतौर पर जमहूरियत में जो हुकूमत जो है यूनिफॉर्म पहन के अपोजिशन रोकने पार्टी के से लिए खड़ा है या जो हमलावर हो रहा है। आमतौर पर जमहूरी कल्चर के अंदर हुकूमत अपोजिशन को इंगेज करती है, बातचीत के ज़रिए किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करती है। वो यहाँ सूरत हाल ये है कि आज उनका इवेंट था तो अंदर ताले लगे हुए थे, पुलिस खड़ी थी कि कोई लीडर अंदर ना जाए, वो गेट फलांग के जा रहे थे। वो वीडियोस भी हैं हमारे पास जहाँ वो लीडर गेट फलांग रहे हैं अंदर जाके, ताकि अपनी कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह या इवेंट कर लें अपना। पिंडी में जाते हैं वो मिलने के लिए इमरान खान से पीटीआई वाले, तो आप उनको अंदर नहीं जाने देते, बाहर सड़कों पर खड़े होकर एहतजाज करके वापस आ जाते हैं। तो ये भी तरीकाकार तो दुरुस्त नहीं है। देखिए अब इस तरीक़ाकार के मतलब जो है वो उन्हें चाहिए कि वो जो है ये उनका जो इल्ज़ाम है कि जी गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट रोक रही है, गवर्नमेंट ने तो कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि ये कॉन्फ्रेंस ना करें या इनकी कॉन्फ्रेंस को जो है वो रोका जाए। अब वहाँ पे क्या सूरत हाल पैदा हुई है, ये जो लोग वहाँ पे जिन्होंने ये किया है वो उनसे पूछ सकते हैं। सर वज़ीर दाखिला आप ही की हुकूमत में है ना सर? जी बिल्कुल हमारी हुकूमत में है। तो अगर उन्होंने किसी को कहा है तो आप उनसे इस बात का जवाब ले सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट मीन्स फेडरल कैबिनेट। मैं आपको पूरे यकीन के से कह सकता हूं कि वहाँ पे इनकी कॉन्फ्रेंस को रोकने का कोई फैसला नहीं हुआ। सर वजारत दाखिला कैबिनेट से बाला तो नहीं है ना सर? या तो कह दें वो कैबिनेट से बाला है। वहाँ पुलिस लगी हुई थी सर, ताले लगे हुए थे, तो लोगों ने गेट फलांगे इसी वजह से। किसी को शौक तो नहीं था ना गेट फलांगने का? देखें इस मामले की जो है वो कोई बाज़पुरस की जानी चाहिए कि वो ताले किसने लगाए, क्यों लगाए, होटल वालों ने लगा दिए, वो नहीं चाहते थे या किसी ने उनको मजबूर किया। इस बारे में तो किसी इंक्वायरी, किसी तहकीक के बाद ही कोई जो है वो बात मुस्तनद तौर पे जो है वो की जा सकती है। अब हर इल्ज़ाम जो है ये हुकूमत ने किया है, ये तो फिर इस तरह से तो बात जो है वो साबित नहीं होती। राना साहब कहीं वजारत दाखिला आपकी हुकूमत से ऊपर तो नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वजारत दाखिला ने इस बारे में कोई कदम उठाया होगा। ये वैसे आपको भी पता है। सर मेरा तो ख्याल है कि वो तगड़े हैं आपसे कि ये हुकूमत ये नहीं आपको पता है कि ये हुकूमत इस किस्म के काम नहीं करती। वज़ीर दाखिला बहरहाल पार्ट ऑफ द कैबिनेट है, इसलिए जिम्मेदारी आप पर ही आयद होती है। आप इस तरफ ताला लगाने वाले और जिनके लिए ताला लगाया गया उनको कहें कि इस मामले में जो है वो देखें कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि अपोजिशन जो है वो अपनी मीटिंग ना कर सके या कॉन्फ्रेंस ना कर सके। राना साहब आमतौर पर वो कल मैंने आपका एक बयान देखा है, वो यहाँ आपकी वो बाज़ चीज़ों में मुझे हुकूमत की बेबसी नज़र आती है। अब क्रिकेट मैच आमतौर पर टीम इंडिया से हार जाए ना तो उसका ही बड़ा प्रेशर होता है। यहाँ पूरे टूर्नामेंट से आउट हो गया, मैच ही कोई नहीं जीते। आज बारिश से मैच हुआ नहीं है तो हमें 1 पॉइंट मिला पूरे टूर्नामेंट में। तो कोई और चेयरमैन होता है तो आप फौरी तौर पर कहते हैं तो खुदा का शुक्र करें आप। नहीं मलिक साहब देखें ना, आप खुदा का शुक्र करें 1 पॉइंट मिल गया, 0 पे नहीं रहे आप। सर अगर कोई और चेयरमैन होता आपका पीसीबी का तो आप क्या कार्रवाई कर रहे थे? और इसके ऊपर सुन लेना, इसके ऊपर क्रिकेट टीम को भी और क्रिकेट बोर्ड को भी आपको खराजे तहसीन पेश करना चाहिए। सर आपको मुबारकबाद का ने उनके लिए एक ऐसा आपको मुबारकबाद का पैगाम भेजना चाहिए, बोर्ड को मुबारकबाद देनी चाहिए। नहीं आप क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद भेजें क्योंकि खिलाड़ियों से ज्यादा बोर्ड डिजर्व करता है। नहीं देखे ना अगर 0 पे होते तो फिर आपने भी बहुत बातें बनानी थी कि देखो जी आप 0 पे जो है वो निकल गए हैं इस अपना जो है वो चैंपियनशिप से। तो अब कम से कम 1 नंबर जो है वो हासिल करके तो अल्लाह ताला ने इज्जत तो रख ली है ना हमारी। आपके तमाम तर एतराज़ात और ख्वाहिशात के बावजूद ये देख रहे हैं, इसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जिसे इज्जत देनी चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता। सर वो फिर ये पाकिस्तान का जो निज़ाम लोग कहते हैं ना कि वो
अल्लाह मालिक है, तो अल्लाह ही मालिक है। बारिश होगी आज तो हमें 1 पॉइंट मिल गया, इसी तरीके से बाकी काम भी शायद अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, हमारे कभी सीधे हो ही जाएंगे। अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे जी। राना सनाउल्लाह खान, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।